आज के हमारे दो टॉपिक्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब प्रोबेबिलिटी का तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बता दिया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। किसी भी चीज के अक्कर होने के चांस को हम प्रोबेबिलिटी कह देते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है। अब उसके अंदर हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स करनी है कि उस प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए हमने पॉपुलेशन के अंदर सैंपल बनाने हैं। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, पहली लाइन में, दूसरी लाइन में उन्होंने ये लिखा है कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है ना, उसको वो कोई इस तरह की टेक्निक होती है जिसके अंदर रिसर्चर चूजेस सैंपल्स फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन यूजिंग ए मेथड बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक बहुत बड़ी सारी पॉपुलेशन है, उसके अंदर से एक सैंपल चूज करना है, क्योंकि पूरी जो पॉपुलेशन होती है ना, उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, डाटा इकट्ठा करना, ये थोड़ा मुश्किल काम है एज कम्पेयर टू दैट कि अगर आप उसमें से एक सैंपल उठाओ जो कि उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और उस सैंपल को उठाने के बाद आपने किस बेस पे उसकी सैंपलिंग करनी है, प्रोबेबिलिटी की बेस पे। ठीक है। इसमें जब आप टाइप्स पढ़ेंगे आगे, इसकी फर्दर एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। इसमें सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपके पास एक पॉपुलेशन है 100 लोगों की, ठीक है, 100 लोग हैं, उसमें से आप किसी भी एक को सिलेक्ट करोगे, और वो एक जो है वो उन 100 या फिर या यानी कि बाकी जो 99 बचते हैं, उन 99 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। और उस एक, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने अगर क्लास में देखा हो, तो क्लास में आप लोगों के सीआरस बनते हैं। ठीक है। आपको आपके जीआरस बनते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना। तो इसका मतलब एक इंसान उस पूरी क्लास के बिहाफ पे बात करेगा। अगर उसने कोई कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, उसने कोई टीचर से बात करनी है, तो वो पूरी की पूरी क्लास उठ के नहीं चली जाएगी। उन्होंने अपने अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया, उस पूरी पॉपुलेशन में से एक इंसान को निकाल दिया, और उस इंसान को कहा कि हाँ जी, हाँ, हमारे बिहाफ पे आप बात करेंगे, तो वो वाला जो है वो उस पॉपुलेशन के लिए काम करेगा, पूरा का पूरा उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर कोई एक क्लास है, उससे कोई मिसबिहेव हो गया है, तो सबसे पहले टीचर्स किसको उठाते हैं, उसके सीआर या जीआर को पकड़ते हैं। ठीक है, कि आपकी क्लास है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, कि आपको इनको समझाना चाहिए। तो ये हो गई इसकी एक एग्जांपल। अब इसमें हम पढ़ते हैं टाइप्स। ये मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। नॉन प्रोबेबिलिटी इज डिफरेंट, वो अलग चीज है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में हमारे पास है इसकी टाइप। पहली टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब था रैंडमली एक पॉपुलेशन है ना पूरी की पूरी, उसमें से आप ऐसे ही सामने आपके ढेर सारे बच्चे खड़े हैं, आप उनमें से हर बच्चे को अलग अलग इशारा करके आप कहो कि हाँ आप आ जाएं, आप आ जाएं, आप आ जाएं। उस पूरी क्लास में से कोई 3-4 बॉयज ले लो, 3-4 गर्ल्स ले लो। इसका मतलब आपने रैंडमली सैम्पलिंग कर ली। ठीक है। रैंडमली आपने किसी को भी बुलाया, आपने ये नहीं किया कि जो बहुत लाइक है वो आ जाएं, या जो बिल्कुल पढ़ाई में अच्छे नहीं है वो आ जाएं, या फिर जो एवरेज है वो आ जाएं। आपने किसी भी चीज की बेस पे नहीं सैम्पलिंग की, आपने रैंडमली सैम्पलिंग की है। जो भी आपको सामने दिखा, नजर आया, उसमें से आपने कहा कि अच्छा, अगर ये 10 लड़कियां बैठी हैं और 10 लड़के बैठे हैं, तो इनमें से 2-3 लड़कियां ऐसी उठ के आ जाएं, और 2-3 लड़के ऐसे ही आ जाएं। ठीक है। तो इसका मतलब आपने रैंडमली किसी पूरी पॉपुलेशन में से किसी को भी चूज कर लिया, तो वो आपकी रैंडम सैम्पलिंग हो जाती है एक। ठीक है। जैसे इसमें ये जो पिक्चर्स हैं, ये साथ साथ मैंने इसलिए लगा दी हैं कि आप लोगों को इसके साथ साथ समझ आ जाए। ये देखें, ये पूरी पॉपुलेशन है ना, इसमें से कोई भी थोड़े से लोगों को उन्होंने सैंपल कर लिया। अब उन्होंने कुछ भी नहीं यहाँ पे बताया कि किस बेस पे उन्होंने सैंपलिंग की, उनके कलर की बेस पे, उनकी एक्टिविटीज की बेस पे, उनके टैलेंट्स की बेस पे, स्किल्स की बेस पे, कुछ भी नहीं। ठीक है। रैंडमली ऐसे ही पूरी पॉपुलेशन थी, उसमें से किस कुछ थोड़े से लोगों को उन्होंने सैंपलिंग कर ली, और उन्होंने कहा कि ये जी हमारे पास एक सैंपल है, इन्होंने उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होती है ना, ये बिल्कुल जो हमने अभी पढ़ी है ना सिंपल रैंडम सैंपलिंग, उसी के जैसी है। लेकिन सिंपल रैंडम सैंपलिंग अगर हमने कर ली, फॉर एग्जांपल, अच्छा मैंने उन लोगों में से चूज कर लिया कि 10 गर्ल्स थी, 10 बॉयज थे, ठीक है, उनमें से मैंने 4 गर्ल्स ली और 4 बॉयज ले लिए। ये मैंने की थी सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब वो जो मेरे पास 8 टोटल लोग आए हैं ना, 4 लड़कियां और 4 लड़के, उनमें से भी फर्दर मैं उनके ग्रुप्स बना दूंगी। ठीक है। उनमें से 2 लड़कियां अलग, दो दो लड़के अलग, फिर 2 लड़कियां, फिर 2 लड़के। ठीक है।
इसका मतलब मेरे पास वो जो एक मैंने पॉपुलेशन के अंदर से एक सैंपल उठाया था, उस सैंपल की मैंने फर्दर डिवीजन करके 4 सैंपल और बना लिए हैं, दो दो लोगों के। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब देखें, ऊपर वाले पिक्चर में आप लोगों ने देखा कि पॉपुलेशन में लोग ज्यादा थे, ठीक है, सैंपल में फिर लोग थोड़े आ गए क्योंकि हमने छोटा सैंपल बनाना है ना। अब वो जो सैंपल था ना, वही लोग उठा के उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए, और फिर उन्होंने कहा है कि इन लोगों में से भी उन्होंने फर्दर ग्रुप्स बना लिए हैं 3 3 3 के। ठीक है, टोटल उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 20 लोग थे ऊपर वाले एग्जाम्पल में, उनमें से उन्होंने 9 लिए। ठीक है, ये 9 है, 9 का ग्रुप है, 9 का सैंपल है। उन 9 में से भी फर्दर उन्होंने क्या किया, 3 3 के ग्रुप्स बना दिए, 3 3 के मैम सैंपल मतलब अलग इसमें अलग सिर्फ लिए। हाँ जी। मैम मतलब इसमें सिर्फ ग्रुपिंग होगी। हाँ जी, सिर्फ सैंपलिंग हो रही ग्रुपिंग। है। जी, जी ठीक है, ग्रुप्स ग्रुपिंग बनेंगे करके ना बस। एक एक सैंपल बना लिया, जी और वो जो सैंपल हम लोगों जी ने जी। कहा कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद है रैंडम क्लस्टर सैंपलिंग। रैंडम क्लस्टर सैंपलिंग होती है कि आपने वो जो जितनी भी पॉपुलेशन थी ना, उनमें से किसी एक को उठा लिया है, पूरा का पूरा ग्रुप नहीं बनाया, किसी एक को उठा लिया है। अब इसको यहाँ पे मैं रीडिंग कर देती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। इट इज अ वे टू सिलेक्ट पार्टिसिपेंट रैंडमली दैट आर स्प्रेड आउट जियोग्राफिकली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांटेड टू चूज 100 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ यूएस। अब सोचें, अगर 1% मैं कह रही हूँ, तो यूएस में कितने लोग होंगे, कितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी। उनमें से वो क्या कह रहे हैं कि उनमें से हमने, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 पार्टिसिपेंट्स को चूज कर लिया, लाखों करोड़ों की पॉपुलेशन में से आपने सिर्फ 100 को किया, इसका मतलब आप उस पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ 1% चूज कर रहे हो। अगर 100 लोग हैं तो उसका, उसमें से सिर्फ 10 लोगों को उठाओगे, उसका 1%। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लस्टर सैंपलिंग में पिक्चर में उन्होंने बताया हुआ है कि ये इतने सारे लोग थे, और इन लोगों में से 1% सिर्फ एक ही बनता है, तो उन्होंने एक को उठा लिया। ठीक है, एक जो है वो उन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। डिपेंड किस चीज पे करता है कि जो पॉपुलेशन है उसमें लोग कितने हैं, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। लाखों करोड़ों हो तो फिर तो उनमें से 100 तो बनते हैं ना, लेकिन अगर वो टोटली 100 हो, तो इसका मतलब उनमें से कितने लोग बनते हैं, 10 लोग बनते हैं। एक मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आई डोंट नो, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, बाउंस बैक होके आ रही है, तो मुझे लगा शायद आप लोगों को नहीं आ रही होगी। अच्छा खैर। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं हमने थोड़ा बहुत चूज करना है। ठीक है, हमने चूज क्या करना है, nth इंडिविजुअल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लाइन लगाई हुई है, ठीक है, असेंबलीज जो जैसे हुआ करती थी ना स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनमें हम लोग लाइन वाइज खड़े होते हैं बच्चे। ठीक है, अब एक पूरी लाइन जो है वो 10 लोगों की है, उनमें से अगर मैं कहूँ कि थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कर दी है। यानी कि मैंने nth इंडिविजुअल को उठाया है, उन उस पूरी लाइन में से मैंने खुद चूज किया है कि मैंने कौन सा इंडिविजुअल लेना है, किस चीज के लिए, ताकि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे यहाँ पे पिक्चर में क्या देख रहे हैं, 3 3 3, ये 9 लोग हैं। ठीक है, और 9 लोगों में से उन्होंने कौन कौन सा लिया है, थर्ड लिया है, फिर सिक्स लिया है, फिर नाइन्थ वन लिया है। ठीक है, तो ये इनकी एक पूरी की पूरी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होगी, जिनको उन्होंने खुद चूज किया है कि वो कौन कौन सा इंडिविजुअल लेंगे, nth इंडिविजुअल। स्टेप्स जो है, मेरा ख्याल है आप लोग करना चाहें तो कर लें, वैसे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी उन्होंने स्टेप्स नहीं बताए हुए। इसमें सिर्फ इतना होता है कि आपने केयरफुली थोड़ा सा चूज करना है कि कौन सी पॉपुलेशन में से कितने लोगों को आपने लेना है। ठीक है, वैसे आप प्रोबेबिलिटी की बेस पे ही चूज कर रहे हो। ठीक है, उस पर कोई चीज डिपेंडेंट नहीं है। प्रोबेबिलिटी का ये मतलब था ना कि अंदाजा हमने लगाया है, किसी भी चीज के अक्रेंस का चांस है। तो अंदाजे में हम चीजों की डिपेंडेंसी तो नहीं देखते ना, कि अगर इसकी एबिलिटी ज्यादा है, इसका टैलेंट ज्यादा है, तो चलो इसको ले लो, या फिर ये ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है तो इसको ले लो। हमने किसी भी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ रैंडमली हमने कुछ भी उठा लेना है, तो उसको हमने कह देना है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो रही है। ठीक है, तो इसको आप लोग मेरा ख्याल फिलहाल छोड़ दें।
उसके बाद हमारे पास है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। प्रोबेबिलिटी में मैंने आप लोगों को बताया कि हमने रैंडमली सिलेक्ट करने। रैंडमली मींस कि हम लोगों ने उन पे कोई रिसर्च नहीं की, कोई ये नहीं देखा कि वो कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। रैंडमली सारे इक्वालिटी की बेस पे, ठीक है। ऐसा नहीं देखा कि अगर कोई शहरी है तो उसको चूज कर लें और कोई देहाती है तो उसको ड्रॉप कर दें। सारे जितनी भी पॉपुलेशन थी, जैसे अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में हमारे सारे हैं। अर्बन एरियाज भी हैं, दूसरे एरियाज भी हैं, ठीक है। तो शहर और देहात उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया इन चीजों में। इक्वली उन्होंने कहा कि पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को चूज कर लो, चाहे वो किसी भी तरह के हों, ठीक है। उनकी कोई स्पेसिफिक उन्होंने एक्टिविटीज या कुछ भी ऐसा नहीं बताया। तो लेकिन ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है, इसमें हम क्या करते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं है अब, तो हम लोगों को सॉलिड चाहिए, कोई चीज जो है वो किसी चीज पे बेस्ड चाहिए। तो उसकी बेसिक क्या चीज होती है कि ये जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक सब्जेक्टिव जजमेंट करनी है, ठीक है। उन्होंने पूरा का पूरा जो है अपना एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोग अगर मर्दमशुमारी करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग हर हर घर में जाके अलग अलग हर चीज का डाटा नोट करते हैं, और उसी की बेस पे फिर फर्दर हम ये बता सकते हैं ना कि पॉपुलेशन जो है वो कंट्री की कहाँ जा रही है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये जो कुरंदाजी करते हैं, कुरंदाजी होती है ना, कि किसी ने भी उस कुरंदाजी में पार्टिसिपेट किया, जब वो सारी उन्होंने उसमें से एक कुरा जब निकाला, तो वो कोई भी हो सकता था। उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि अगर ये इंसान टैलेंटेड है तो इसको दिया जाएगा, अगर जो कुरा निकाला जा रहा है उसमें जिसका नाम लिखा है उसके लिए शर्त नहीं लगाई कि उसके पास ये स्किल्स होनी चाहिए, कुछ भी नहीं निकाला ना। तो कुरंदाजी जो होती है वो रैंडमली हम सिलेक्शन कर रहे हैं, कि सब कुछ इकट्ठा किया, उसमें से एक उठाया तो उन्होंने कहा कि हाँ जी जो भी इनाम था वो इस बंदे ने जीत लिया है, चाहे वो कहीं का भी है, वो रैंडम था, ठीक है। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, हमारी हमारी जो चीजें होती हैं, हमारी जो रिसर्च होती है, वो बेस किस चीज पे होती है, जजमेंट्स पे। बहुत सारी जजमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन उसके लिए की जाती हैं, और रिसर्चर्स जो है वो पूरी ऑब्जर्वेशन के बाद सिलेक्शन करते हैं लोगों की, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कि कोई स्कूल है, और वो जो स्कूल के जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो हायर लेवल पे हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना है, पहले विद इन स्कूल उन्होंने कॉम्पिटिशन्स करवाने। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि डिबेट कॉम्पिटिशन है, ठीक है, और हायर लेवल पे है, तो उस स्कूल को क्या करना है कि उसने सब बच्चों से पूछना है कि कौन कौन डिबेट कर सकता है। वो जो जितने भी डिबेटिंग होंगे वो सामने आएंगे, उनका कंपटीशन करवाएंगे, उनमें से जो बेस्ट होगा, ये रिसर्च हो रही है ना पूरी, उन्होंने ऑब्जर्वेशन की है हर चीज की, फिर उनमें से जो बेस्ट होगा वो उसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपने स्कूल का बना के उसको फर्दर ले जाएंगे कि ये अब हमारी तरफ से compete करेगा, हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करेगा उस पॉपुलेशन को। वो एक बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा था उस पूरे स्कूल को, कि उस पूरे स्कूल में से सबसे अच्छा डिबेटर कौन था जो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने सैम्पलिंग की, उन्होंने एक चीज को चूज किया, लेकिन किस बेस पे, रैंडमली नहीं किया कि किसी को भी कह दिया कि हाँ किसी ने भी कहा कि हाँ जी मैं अच्छी डिबेट कर लेता हूँ, तो उसको सुना नहीं, उस पर रिसर्च नहीं की, उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं की, तो उसके बगैर ही वो जो उसको उठा कर ले गए, तो उनको नहीं पता था कि वो किस तरह से डिबेट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें क्या करनी है, पूरी की पूरी हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन करनी है, उसकी सारी सब्जेक्टिव जजमेंटल होनी है, और फिर उसके बाद हमने सैम्पलिंग करनी है। ये जो टाइप्स है इसमें, वो ऊपर वाली जो सैम्पलिंग हमने पढ़ी है उसमें अलग अलग टाइप्स थी, इसमें हम लोगों ने इकट्ठी कर दी है एक ही जगह पे। 5 टाइप्स हैं इसकी, वो मैं आपको अलग अलग पढ़ाती जाती हूँ, फिर हम लोग इसको देखते जाते हैं। ये थोड़ी सी हैं, आपस में रिलेटेड है, मतलब मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग होगे, लेकिन इसको जब पढ़ोगे ना तो समझ आती जाएगी साथ साथ। कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस जैसे आप लोगों को उसके नाम से जाहिर है, कन्वीनियंस किसको कहते हैं, आसानी को। कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है कि नॉन प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक है, लेकिन जो रिसर्चर्स है ना वो अपनी आसान तरीन जो उनकी टेक्निक होगी ना वो उस पर अप्लाई करेंगे। वो कहेंगे कि सबसे आसान जो है ना चूज करना, वो हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं आसानी से जो चूज हो सकती है। जैसे ये देखें, उन्होंने फोन पे की एग्जांपल दी हुई है कि कोई भी अगर आपके पास पॉपुलेशन है, ठीक है, और आपको पता है
ऑलरेडी जैसे मैंने आप लोगों को स्कूल वाली एग्जांपल दिया है कि अगर आपको एक बच्चा जो डिबेटिंग पहले भी करता रहा है, ठीक है, और वो चला गया है डिबेटिंग कंपटीशन पे हायर लेवल पे, उसने वो जीत भी लिया है, ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम दोबारा डिबेटिंग कंपटीशन होगा कहीं किसी और लेवल पे, तो वो उनके लिए क्या आसानी होगी कि उन्हें पता है ये पहले भी डिबेटिंग करता रहा है, ठीक है, उन्हें पता है ना, उनको दोबारा से वो रिसर्चेस करने की, वो ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर वो क्या करेंगे, आराम से उस उनके लिए बहुत कन्वीनियंट था कि वो उसको सिलेक्ट करते, तो उनके लिए आसानी होगी और वो उस बच्चे को आराम से सिलेक्ट करेंगे और उससे कहेंगे कि हाँ जी आप जो है वो, या फिर वो सिर्फ उसके लिए इतना सा कर सकते हैं कि अगर बाकी लोगों में से और भी पूछेंगे कि किसी और को अगर कोई न्यू कमर है, ठीक है, तो अगर उनको ये लगता है कि ये इससे बेहतर डिबेट कर सकता है, उनको कंपटीशन करवाएंगे, लेकिन वो कंपटीशन उस लेवल का टफ नहीं होगा जितना पहले करवाया गया था, ठीक है, तो उनके लिए ये चूज करना आसान था, कन्वीनियंट था, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। उसके बाद है जी कंजेक्टिव सैम्पलिंग। कंजेक्टिव सैम्पलिंग जो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग से थोड़ी सी रिलेटेड है, लेकिन बहुत छोटा सा इसमें वेरिएशन आती है, ठीक है। अब वेरिएशन क्या आती है, researcher pick a single person or a group of sample, conducts research over a period, analyze the results and then move on to another subject or group if needed। ये जो मैंने आपको सेकंड वाली एग्जांपल दी कि हम उस कन्वीनियंट सैम्पलिंग में तो सिर्फ इतना पता था ना कि चले वो पहले से भी डिबेटिंग करता है, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया और उसको हम ले लिया कि ठीक है अब ये हमारे लिए रिप्रेजेंट करेगा। कंजेक्टिव सैम्पलिंग में क्या होता है कि हमने जो पर्सन और जो भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप है, अगर हमने उसको जब चूज किया ना, तो हमने उसके लिए रिसर्च कंडक्ट करनी है कुछ अरसे के लिए, ठीक है, फिर उसके हमने रिजल्ट्स देखने हैं। रिजल्ट्स देखने के बाद अगर हमें लगता है कि अभी भी ये कन्वीनियंट जो जो सैम्पलिंग हम लोगों ने की थी, अभी भी हम लोगों के लिए यही बेस्ट है, या यही बच्चा जो है यही परफॉर्म बेस्ट कर सकता है, तो हम लोग उसको ले जाएंगे। उसका अगर कंपटीशन हमने जब करवाया है किसी और स्टूडेंट से, कोई न्यू कमर है, कोई और उस चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता है, या किसी और ने बेहतर उससे भी ज्यादा मजीद मेहनत करके वो उससे भी बेहतर हो गया है, तो उनका जब हम कंपटीशन करवाएंगे, यानी हम रिसर्च करें, उसका जब हम कंपटीशन करवाएंगे तो रिजल्ट्स एनालाइज होंगे, उन दोनों में से हम देखेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा अच्छा किसने परफॉर्म किया। अगर तो पहले वाले ने किया तब तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे वाले ने उससे बेहतर परफॉर्म कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक नया सैंपल आ गया ना, वो पहले वाला तो ड्रॉप हो गया और हमारे पास एक नया सैंपल आ गया जिसको हम अपनी पॉपुलेशन के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंजेक्टिव सैंपलिंग। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है कोटा सैंपलिंग। कोटा का आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, जैसे यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो दूसरे प्रोविंसेस का कोटा देती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान का कितना कोटा होता है कि हर क्लास में 5 स्टूडेंट्स का कोटा होता है कि 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो रिलेटिव जो सब्जेक्ट है, कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आपका जोलॉजी है, तो जोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान का कोटा है 5। यानी गिलगित बल्तिस्तान से कोई भी जो अप्लाई कर रहा है, उन एप्लीकेंट्स में सबसे ऊपर जो टॉप 5 हैं उनको वो उठा के उस लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है, और अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो ले लें। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो गिलगित बल्तिस्तान के 5 लोग थे वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कि पहले के जो पंजाबीज हैं वो तो सारे ही हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात अगर मैं करूँ तो वहां पे पंजाबी जो है, पंजाब के रहने वाले वो तो सभी हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई बाहर से, कोई हमसे डिफरेंट लोग, जो कि जिनकी जुबान डिफरेंट है, जिनका रहन सहन भी कहीं ना कहीं हमसे डिफरेंट है, जिनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हमसे डिफरेंट है, ठीक है, जिनके जितना भी बहुत सारी और चीजें हमसे डिफरेंट है, ठीक है, जब वो हमारे एरिया में आकर रह रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो कोटा है उनका वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो उस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। वो कोटा रखा ही इसलिए गया था ताकि हमारे रीजन में, हमारे ही कंट्री का कोई और अगर प्रोविंस है, कोई पार्ट है, तो वो रिप्रेजेंट हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कोटा सिस्टम। इसमें अगर एग्जांपल है तो वो हम पढ़ लेते हैं, जैसे कंसीडर अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द कैरियर गोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। There are 500 employees in the organization, also known as the population. To understand better about the population, the researcher will need only one sample, एक sample.
ठीक है, क्योंकि कितने एम्प्लॉयज हैं, 500 एम्प्लॉयज हैं। अब 500 एम्प्लॉयज को तो बैठ के वो स्टडी नहीं करेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने एक सैंपल लेना है, नॉट द इंटायर पॉपुलेशन। द रिसर्चर्स इज इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर स्ट्रेटा विद इन द पॉपुलेशन, और उनके अंदर से, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी कोटा वाली, तो उसी को हम कोटा सैम्पलिंग कह देते हैं। उनमें से कोई एक को चूज कर लेते हैं, और वो, जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारी जो पाकिस्तानी टीम है उसके अंदर कौन कौन गया है, या फिर अगर पाकिस्तानी टीम कहीं बाहर गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। वो खैर कोटा सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन ये जो मैंने यूनिवर्सिटी वाली एग्जांपल दी है ना, वो कोटा सिस्टम में आती है। उसके बाद हमारे पास है जजमेंटल या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग। जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग जो है, इसका नाम से इसको जाहिर है कि इसमें जज करेंगे ना चीजों को, ठीक है। रिसर्चर्स जो है वो जजमेंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद पर्पसिव का मतलब होता है जिसका कोई ना कोई मकसद होता है, जिसका कोई ना कोई पर्पस है, ठीक है। In the judgmental sampling method, researchers select the samples based purely on the researcher's knowledge and credibility. उन्होंने इसमें कुछ भी रैंडम नहीं करना, प्योरली, क्योंकि ये इस तरह की सैम्पलिंग है जिसके अंदर ये एक पर्पस सैम्पलिंग है ना, तो हमें किसी ना किसी मकसद को पूरा करने के लिए सैम्पलिंग करनी पड़ी है। इसका मतलब क्या है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। हम रैंडमली कुछ नहीं कर रहे कि अगर उसमें कोई मिस्टेक भी हो जाती है, खैर अगर वो कोई एक ग्रुप जो है वो उस पॉपुलेशन को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं भी कर पा रहा तो खैर है। ये वाली जो सैम्पलिंग है ना, इसमें खैर नहीं होती। इसमें हमने क्या करना है, जजमेंटल सैम्पलिंग मेथड जो है वो, उसमें क्या बता रहे हैं कि जो रिसर्चर्स हैं वो किस चीज की बेस पे सैंपल्स बनाएंगे, अपने पूरे नॉलेज और अपने पूरी क्रेडिबिलिटी की बेस पे, कि जितनी भी उन्होंने रिसर्च की है उस सारी रिसर्च की बेस पे वो जो सैंपल है उसको चूज करेंगे। इन अदर वर्ड्स, रिसर्चर्स चूज ओनली दोज पीपल हु दे डीम फिट टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च स्टडी। अब इसमें क्या बेसिक बेसिक चीज के आगे बेस आ गई ना। बेस क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि मैंने वो वाला बच्चा चूज करना है जिसके अंदर ये स्किल प्रेजेंट है, जिसके अंदर ये टैलेंट है, ठीक है। बहुत सारे अगर लोग हैं तो मैं उनमें से कहूंगी कि आप लोगों में से जो ज्यादा अच्छा राइटर है ना, जो ज्यादा बेहतर लिख सकता है, उसको मैंने चूज करना है। और उस पे मैंने कोई रिस्क नहीं लेना। मैंने उस पे सारी रिसर्च करनी है कि पहले वो लिखता रहा है या नहीं लिखता रहा, या वो किसी कंपटीशन में उसने राइटिंग जो है प्राइज वो मिला है उसको या नहीं मिला, कोई डिस्टिंक्शन है या नहीं है, ठीक है। उसके बारे में मैं पूरी की पूरी रिसर्च करूंगी, और वो उस रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर अगर तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि हाँ ठीक है ये बिल्कुल अच्छे से हमें रिप्रेजेंट कर सकता है, फिर हम उसको चूज करेंगे। किस बेस पे मैंने किया, उसको जज किया है ना। उसको हम जज किस बेस पे करते हैं लोगों को, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे जज करते हैं ना। कि किसी ने अगर पुराने वक्तों में किसी से ऐसा हो गया तो हम उसी बात को पकड़ के उसको जज करते रहेंगे कि हाँ वो आज भी ऐसा ही होगा। हम जजमेंटल होते हैं ना, हम इंसान वो इसी वजह से होते हैं, ठीक है। तो जजमेंटल और पर्पस सैम्पलिंग का क्या मतलब है, इसमें रिसर्चर जो है उसने अपने पूरी नॉलेज और क्रेडिबिलिटी के बाद कोई भी सैंपल जो है उसको सिलेक्ट करना है। और बिल्कुल लास्ट पे हमारे पास है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है इन सबसे। स्नोबॉल सैंपलिंग हेल्प्स रिसर्चर्स फाइंड अ सैंपल व्हेन दे आर डिफिकल्ट टू लोकेट। Researchers use this technique when the sample size is small and not easily available. अब ऐसा होता है कि जो सैंपलिंग है ना उसके अंदर जो सैंपल है वो ढूंढना मुश्किल है, ये वो वाली सैंपलिंग है, ठीक है। अब रिसर्चर को उन सब में से ढूंढना पड़ेगा। सैंपल साइज स्मॉल होता है, छोटा सा, ठीक है। कि आपने एक बंदे को चूज कर लिया, दो बंदे को अगर पिछले वाले में अगर उससे कंपेयर करके अगर हम देखें तो अगर 1 लाख पॉपुलेशन थी ना, तो अगर हम उसमें से 100 सैंपल उठा रहे थे, वो उसका वो ठीक था सैंपल, ठीक है। वो सैंपल साइज भी ठीक था कि वो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है पॉपुलेशन को। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा सैंपल साइज छोटा है और वो आसानी से हमें मिल भी नहीं रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अगर 100 लोग हैं तो उसमें से मे भी मुझे एक या दो लोग ऐसे मिले कि जिनके बारे में मैं ये कह सकूं कि हाँ ठीक है इनके बारे में मैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर सकती हूँ,
तो कोई ना कोई रीजन है मेरे पास, कोई ना कोई बेस है जिसकी बेस पे मैं ये कह रही हूँ कि हाँ ठीक है, इन दो में सिर्फ वो वाली स्किल्स हैं जो मुझे चाहिए, तो ये सिर्फ दो लोग आएंगे उन पूरे 100 में से। ठीक है, तो मैंने इतना सा सैंपल लिया और मेरे लिए वो भी काफी है कि ठीक है, ये दो लोग ही काफी हैं कि वो अपनी पूरी जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो लास्ट पे है, मैंने इसका डिफरेंस इसमें ऐड कर दिया है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का डिफरेंस जो है वो है कि ये किस किस बेस पे होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है वो रैंडम होती है, कि कुछ भी आप लोगों ने कोई भी उसमें बेस नहीं रखी, कोई भी कंडीशन नहीं रखी और उसको ऐसे रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। और इसमें ये बेस करती है किस चीज पे, सब्जेक्ट जजमेंट ऑफ द रिसर्चर। ठीक है, जजमेंट्स करते हैं रिसर्चर्स, उसके बाद ये चूज करते हैं। दूसरा पॉइंट, नॉट एवरीवन हैज एन इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबके पास इक्वल चांस होता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट इस ये भी आपने लिखना है कि इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में ये बात बताई थी कि जब डाइस होता है जिसके सिक्स साइड्स होती हैं, लूडो का जो डाइस होता है, जब हम उसको उछालेंगे तो हर एक जो नंबर है उसके पास इक्वल चांस है कि वो आ जाए। ठीक है, 6 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। इक्वल चांस था ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, इन तीन में से कोई आएगा बाकी तीन में से कुछ नहीं आएगा, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। प्रोबेबिलिटी का मतलब भी वो होता है कि हर चीज का चांस है। तो दूसरा ये कि हर ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, इसमें पूरी पॉपुलेशन में से, जैसे मैंने आप लोगों को उसकी कुरअंदाजी वाली एग्जांपल दी कि उसमें जितनी अगर 5 पर्चियां है ना कुरअंदाजी में, तो उन 5 में से हर एक पर्ची का इक्वल चांस है कि कोई भी आ सकता है। हर एक अंदर जो नाम लिखा हुआ है ना उसमें से सबके पास इक्वल वो है कि उसकी कोई भी आ सकती है। ठीक है, इक्वल चांस है उसके पास। the researcher does not consider sampling bias used when sampling अच्छा इसको 22 कहते हैं, has to be reduced, useful when the population has similar traits, useful when the population is diverse। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अच्छा ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी होती है ना, इसमें सिमिलर ट्रेट्स से उनका मुराद ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने एक क्लास ली थी, सिर्फ एक क्लास में सारे के सारे एक जैसे हैं ना, क्योंकि सब स्टूडेंट्स हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को जब हम देखेंगे ना, तो हमें क्या पता चलता है कि अगर पूरी बहुत सारी पॉपुलेशन है, उसमें लिटरेट्स भी हैं, इलिटरेट्स भी हैं। ठीक है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, फिर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, नॉर्मल एज एवरेज एज जो होती है उसके भी सब लोग हैं। ठीक है, तो इसमें पॉपुलेशन डाइवर्स है, हर तरह की पॉपुलेशन है। लेकिन हमारे पास जो नॉन प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर सिमिलर ट्रेट्स होती हैं। ठीक है, फिर सैंपल डज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन और यूज टू क्रिएट एन एक्यूरेट सैंपल। फाइंडिंग रिस्पोंडेंट्स इज इजी, फाइंडिंग द राइट रिस्पोंडेंट्स इज नॉट इजी। प्रोबेबिलिटी में इतना आसान नहीं होता वो जो रिस्पोंडेंट होता है ना उसको लेना। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में तो खैर हम लोगों ने एक कंडीशन रखी है ना कि अगर इसमें ये बात है तो इसको सिलेक्ट करो, तो वो जो रिस्पॉन्स होता है वो हम लोगों के लिए ढूंढना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स था और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स था। इसके जो नोट्स हैं वो मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिए हुए हैं, तो आप वहां से देख लीजिएगा। पिछली क्लास में आप सब लोग प्रेजेंट थे? यस। मोहम्मद जमील, तौसीफ हुसैन, मोहम्मद रमजान, नाजिश, अस्मा, साजिद खान। हाँ जी, मेरे ख्याल 6 लोग ही थे। चले मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ, अगर कोई रह जाए ना तो फिर वो मुझे बता दे कि उसकी अटेंडेंस नहीं नोट हुई, फिर मैं उसको वैसे ही बता दूंगी ग्रुप में। ठीक है। अब आप लोगों के पास टाइम रह गया है 8 मिनट। मैंने आप लोगों को पढ़ाना था एनिमल बिहेवियर का भी पढ़ाना था, लेकिन चले खैर आज टेस्ट हो गया है, वो अच्छी बात हो गई है एक तरह से।
तो मैं आप लोगों को एनिमल बिहेवियर जो है उसके 2 टॉपिक कल पढ़ा दूंगी। आज का टॉपिक बहुत छोटा सा था, माइग्रेशन। वो सिर्फ 4 पेजेस हैं, पेजेस भी नहीं है खैर, वो मैंने उसकी जो पिक्चर्स हैं उनसे पीडीएफ उसकी बना ली है। एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, उसके साथ मैं कोई और टॉपिक ऐड करके ना, तो फिर मैं आप लोगों को उसका कल लेक्चर दे दूंगी। ठीक है, किसी का कोई सवाल कुछ पूछना है किसी के बारे में? आप लोगों की डेट शीट आ गई है? जी मैम। तो आप लोगों के 8 से पेपर है? 10 को है पहला, 10 अगस्त को। अच्छा, 10 को है, ठीक हो गया। यानी हम 1 अगस्त तक भी पढ़ लें और उसके बाद रिवीजन कर लें तो हमारा अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोग इसको कोशिश करें, साथ साथ पढ़ते जाएं। एक्टिविटी, हाँ जी, हाँ इस तरह तो जी जी, क्या कह रहे हैं? एक्टिविटी अगर जी, तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि साथ साथ तैयारी करते रहे तो इंशाल्लाह मेरी बहुत उम्मीद है मुझे, और दुआ करती हूँ कि आप लोगों के पेपर्स अच्छे हो जाएं। की कल ले लें मैडम, एक्टिविटी की सरगर्मी। हाँ जी, दोबारा बताइएगा, सॉरी मैं। जी हाँ जी, बायोस्टैटिक्स की ले लें थोड़ी कल, जिस तरह आज आई एनिमल बिहेवियर का, बायोस्टैट का भी ले लें। ठीक है, कोई बात नहीं है। हम बायोस्टैटिस्टिक्स का कल रख लेते हैं। टेस्ट तो नहीं खैर उसको कह सकते, डिस्कशन कर लेंगे। मैं मंडे को रख लें। हाँ मैम जी, मंडे को ठीक है। मैं मंडे मंडे को कर लें, कर लें। को ले लें चलें फिर। बायोस्टैट का। चलें मोहम्मद जमील, फिर हम मंडे को कर लेते हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं मंडे को कर लेते हैं। सबको ठीक है, साथ लेके चलना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो हम मंडे को कर लेंगे। आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ लिया ना बायोस्टैटिस्टिक्स का यहाँ तक, आज हमने क्या पढ़ा है? प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है। ठीक है, तो ये हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे ताकि पिछले वाला सारा आप लोगों का रिवाइज हो जाए एक दफा। खुद भी कोशिश करते रहें, और किसी को कहीं पे भी, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि कहीं पे कोई भी छोटा सा भी नुक्ता नहीं समझ आता ना, तो आप लोग चाहे मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ लिया करें। ठीक है, क्योंकि सही, मकसद ठीक है। क्या है कि मैं आप लोगों को समझ आनी चाहिए, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रट्टा लगाने वाला कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि आप लोग अब देखें एमएससी कर रहे हो ना, सही। इसके बाद आप लोग इंशाल्लाह एमफिल करोगे, या एमफिल नहीं तो चलें जॉब्स करोगे। तो जॉब्स में बेसिक काम कॉन्सेप्ट ही होता है कि आप अपना जो नॉलेज होता है वो अगले तक ट्रांसफर किस तरह से करते हो। अगर रट्टा लगाया हो किसी बंदे ने, तो वो तो सिर्फ वो लाइन पढ़ देगा ना, तो सामने वाले को समझ तो नहीं आएगी कि उस बात का क्या मतलब था। तो बात क्या होती है कि हम जितना पढ़ रहे हैं उसकी समझ आनी चाहिए कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, मकसद क्या है इस सब चीजों का, और फिर उन चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई भी किया करें। जोलॉजी जब मैंने पढ़ी है, तो मैं आप लोगों को अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो जोलॉजी से मैंने सिर्फ अल्लाह की कुदरत देखी है कि जब हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, ठीक है, उनके अंदर उनके बिहेवियर्स को पढ़ते हैं, उनके अंदर के नर्वस सिस्टम्स को पढ़ते हैं, उनकी सारी फिजियोलॉजी को, अंदर का जो सब सब कुछ पढ़ते हैं ना, उस सब के बाद हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने इतनी इतनी बारीकियां इंसान के और ऑर्गेनिजम्स के अंदर रखी हैं। ठीक है, हर हर चीज को उसने किस तरह से मैनेज किया हुआ है। एनिमल बिहेवियर में भी आप लोगों को यही पता चला ना कि मैनेजमेंट क्या है। एक प्रीडेटर है, दूसरा प्रे है, उनका फूड वेब्स किस तरह चल रही हैं, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, किस तरह से अल्लाह ने पूरी दुनिया का निजाम चलाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग चीजों को फोकस किया करें, गौर करेंगे ना, तो आप लोग अपनी ही स्टडी से, अपनी ये जो हमारी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप लोग को सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स की बात नहीं करी, और सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ते हैं उनसे भी आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो ये जब आप लोग सारा पढ़ लेते हो ना, उसके बाद बैठ के इन्फर किया करो कि इन सब चीजों से हमने सीखा क्या है, जिंदगी में अप्लाई कैसे करना है। चलें, ठीक है जी, आज हम लोगों का ये बायोस्टैटिस्टिक्स का हो गया कंप्लीट। मंडे को इसका टेस्ट हो जाएगा। कल हम लोग इसका कोई नया टॉपिक इंशाल्लाह करेंगे, और एनिमल बिहेवियर का मैं जो आज माइग्रेशन करवानी थी उसके साथ मैं ऐड करके कोई और टॉपिक आपको पढ़ा दूंगी इंशाल्लाह। और रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगी। किसी को कोई भी मसला हो, आप लोग रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लिया करें, अगर तब भी समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो। ठीक है जी, ओके मैम। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।